जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड से मुर्दाबाद। देखिए, आज वास्तविक विश्लेषण करते हैं कि भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति कैसी है और क्या ये पहले से बेहतर है, क्या ये दूसरे देशों से बेहतर है। देखिए, हम लोग जब भी कोई तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे में इंप्रूवमेंट है, डिटोरिएशन है, या और दूसरों की तुलना में हमारे अंदर इंप्रूवमेंट है या डिटोरिएशन है। जैसे मैनेजमेंट की साइंस में बीसीजी मैट्रिक्स होती है, जो लोग मैनेजमेंट पढ़े हैं उनको पता होगा। जी मैट्रिक्स होती है, बीसीजी मैट्रिक्स होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि आपके जीवन स्तर में तो सुधार हुआ, होना ही था, टाइम के साथ होना भी चाहिए था। जैसे जब 50 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग पास की थी बीएचयू से, तो हमारे पूरे हॉस्टल में शायद 2-3 साइकिलें थी, और आज के तारीख में वहां जब मैं पिछली बार गया अपने हॉस्टल को मैंने देखा तो करीब 250 मोटरसाइकिल थी। ये इंप्रूवमेंट तो होना है, और ये इंप्रूवमेंट किसी शासक की वजह से नहीं आया, किसी सत्ता की वजह से नहीं आया। जैसे जैसे आगे आदमी बढ़ता है उसके जीवन स्तर में सुधार होता है। 100 साल पहले लोग प्लेग और हैजे से मरते थे, आज के तारीख में डेंटल सर्जरी हो, हार्ट सर्जरी हो, आई सर्जरी हो, हर चीज में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम बेटर। तो ये इंप्रूवमेंट तो होता है। पहले से आज की तुलना करना एक चीज बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक ये तुलना करना है कि जितना हमने इंप्रूवमेंट किया है उससे हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कितना इंप्रूवमेंट किया है। अगर उनका इंप्रूवमेंट हमसे ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि हम बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा इंप्रूवमेंट उनसे बेहतर है तो हम बेहतर काम कर रहे हैं। ये बीसीजी मैट्रिक्स और जी मैट्रिक्स बताती है। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता था अपनी क्लास के अंदर, उदाहरण देता था कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को 100 में से 80 नंबर आए, 80% उसके आए, तो क्या उसके माता पिता को उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए? अब अगर आप बहुत गहन चिंतन न करें या जिस बिंदु पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस पर ध्यान न दें, तो कुछ लोग कहते हैं साहब आई विल बी वेरी हैप्पी, कुछ कहेंगे नहीं 80% इज बैड, इट शुड हैव बीन मोर देन 90%। अब सवाल यह है, जो बात मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, जो मैं जी मैट्रिक्स और बीसीजी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, उसके अनुसार अगर मान लीजिए जितने लोग भी उस कंपटीशन में बैठे हैं सबके मार्क्स 70% से नीचे आए हैं और आपके बच्चे के मार्क्स 80% आए हैं, यू शुड बी वेरी हैप्पी, वो टॉप कर जाएगा क्योंकि उसके 80% आए और बाकी सबके 70% आए। तो अगर किसी कंपटीशन में आपके बच्चे के 80% मार्क्स आए और बाकी पूरे जितने कंपटीशन में लोग बैठे थे उनके 70-75% मार्क्स आए, तो आपका बच्चा टॉपर बन जाएगा। और परीक्षा में, भाई आईएएस में भी या सिविल सर्विसेज में भी, अगर आपके मार्क्स कम हैं या ज्यादा, वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के मार्क्स कैसे हैं। अगर आपके बेस्ट हैं तो यू फादर शुड बी वेरी हैप्पी, और अगर आपके बच्चे के मार्क्स 80% आए और सबके 90% आए, यू शुड बी वेरी सैड। तो कंपैरिजन में देखा जाता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बाकी देशों की तुलना में कैसी है। एक तो हमारे यहां कितना इंप्रूवमेंट हुआ और दूसरे देशों की तुलना में क्या हुआ। तो जब अपने देश के बारे में आप देखते हैं कि पहले कितना था और अब कितना है, तो आप देखते हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में, जो 10 साल वो प्रधानमंत्री देश के रहे, उस समय जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ थी वो करीब 7% की थी। और उस पीरियड में सब प्राइम क्राइसिस भी आई थी 2007-8 की, जबकि पूरे विश्व के अंदर आर्थिक बाजार ध्वस्त हो गए थे, अमेरिका के बैंक्स डूब गए थे। तो एक खराब समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में भी आया, लेकिन एवरेज जीडीपी ग्रोथ करीब 7% की थी। हमारे माननीय मोदी जी भी पिछले 10 साल से 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। इनके 10 साल के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ है वो करीब 6.6% है एवरेज, जबकि मनमोहन सिंह जी के जमाने में 7% थी, अब वो 6.6% हो गई। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने की तुलना में मोदी जी के जमाने में आर्थिक सुधार नहीं हुआ, हमारी इकोनॉमी बेटर नहीं हुई। और जैसे उनके जमाने में सब प्राइम क्राइसिस आई थी, मोदी जी के जमाने में कोविड आया। तो एक बात तो यह सिद्ध हो गई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जमाने में जीडीपी वाज हायर देन व्हाट
मिस्टर मोदी कुड अचीव। अच्छा, दूसरा प्रश्न उठाते हैं जो लोग उठाते हैं कि भारत की जीडीपी विश्व में सबसे ज्यादा है, और मानी बात है कि अगर आप इसका विश्लेषण विवेचना नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि बात तो सही है, भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा है। भारत की जीडीपी आज भी 5.4% है, जबकि अमेरिका की जीडीपी 2.5-3% होती है ग्रोथ। बाकी विकसित राष्ट्रों की भी जीडीपी ऐसे ही ग्रो करती है। चीन के पहले बहुत ज्यादा ग्रो करती थी, अब वो भी 4-5% पे ग्रो करती है। तो ये कहना कि हमारे देश की जीडीपी बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है, ऊपर सतही तौर पे तो लगता है बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो पूरे विश्व की जीडीपी है, अगर उसको 100 मान लिया जाए तो उस जीडीपी के अंदर अमेरिका का कंट्रीब्यूशन 30% से ज्यादा है। माने 100 रुपए का अगर जीडीपी वर्ल्ड की है तो करीब 30 रुपए की जीडीपी अमेरिका की है, 17-18 रुपए की चीन की है, और हमारी जीडीपी जो है वो करीब 3.5 रुपए है। तो इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व के अर्थशास्त्री इस चीज पे निगाह रखते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी कैसे कर रही है और चाइना की इकोनॉमी कैसा कर रही है। और अगर अमेरिकन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी तो विश्व के आर्थिक बाजारों में सुधार होगा, नहीं करे। बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया जीडीपी इज हाईएस्ट और वन ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट तो नहीं है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा चिंता इसलिए नहीं करते कि टोटल जीडीपी जो 100 की है पूरे विश्व के अंदर, उसमें भारत की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन केवल 3.5% का है, और अमेरिका का 30% का है, और चाइना का 16-17% का है। तो इसलिए अगर अमेरिकन इकोनॉमी में हर आदमी देखता रहता है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट घटा कि बढ़ा, उनके जॉब डाटा कैसे आए, उनका इन्फ्लेशन कैसा आया, उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, डॉलर इंडेक्स कैसा है, क्योंकि उनका पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में करीब 30% का योगदान है। तो एक बात तो, अच्छा, दूसरा इसी उदाहरण को दूसरी तरह से समझें। मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के हमेशा 50% मार्क्स आते हैं, एक बच्चे के हमेशा 90% मार्क्स आते हैं। अच्छा, जिसके 50% मार्क्स आते थे, मान लीजिए उसके 60% मार्क्स आ जाएं, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ भाई? करीब 10-12% का, 12-13% का इंक्रीमेंट हुआ। और जिसके हमेशा 95% मार्क्स आते थे, उसके 100% मार्क्स भी आ जाएं, उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ? उसमें इंप्रूवमेंट हुआ करीब 4-5% का। तो किस बच्चे को आप शाबाशी देंगे? क्या उस बच्चे को शाबाशी देंगे जिसके 12-13% का इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि उसकी बेसिस वीक था? भाई 50% था और 60% हो गया, तो बेस क्योंकि कम था इसलिए ग्रोथ ज्यादा दिखी। और जिसके 95% मार्क्स आते थे वो 100% मार्क्स भी लाया, लेकिन उसमें तो ग्रोथ 4-5% की है। तो अगर आप शाबाशी उस बच्चे को देंगे जिसकी ग्रोथ 12% की है, तो अन्याय होगा उस बच्चे का, क्योंकि वो जो दूसरा बच्चा है उसका बेस हायर है, उसका बेस 95 का है, और 95 के बाद उसकी संभावना कि वो ग्रोथ बहुत ज्यादा करे मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि चीन का ग्रोथ जो पहले बहुत ज्यादा थी अब वो कम हो गई है जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि उसका बेस ऊपर हो गया है, हमारा बेस नीचे है। क्योंकि बेस नीचे है इसलिए हमारी ग्रोथ ज्यादा दिखती है। दूसरी बात, अच्छा, इसके अलावा ये ग्रोथ जो है ये कहां से आ रही है? जैसे मोटे तौर पर 3 सेक्टर्स हैं जिससे ग्रोथ देखी जाती है, जीडीपी ग्रोथ देखी जाती है। एक एग्रीकल्चर है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, और एक सर्विसेज है। चाइना की जो ज्यादातर ग्रोथ आती है वो मैन्युफैक्चरिंग से आती है, अमेरिका की ज्यादातर ग्रोथ जो आती है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से आती है, और भारत की जो ग्रोथ आती है वो ज्यादातर सर्विसेज से आती है। हमारे यहां एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 15-16% होगा, सर्विसेज का करीब 54-55% होगा। जबकि चाइना के अंदर जो जीडीपी की ग्रोथ है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 35-37%। अच्छा, आप सोचिए, आप जो भी देश ने, किसी भी देश ने विकास किया है तो उनके विकास का जो सबसे बड़ा संकेतक है वो ये है कि उनके यहां पहले भी, अमेरिका में भी, चीन में भी, हर जगह पहले लोग कृषि पे आधारित थे। अब अगर वो कृषि से छोड़ के इंडस्ट्री की तरफ चले गए तब तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से, इंडस्ट्री से ज्यादा होगी और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा, देश की इकोनॉमी भी बेटर होगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के लोग एग्रीकल्चर में ही रह गए और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया, इसका माने आपके देश की एक बहुत बड़ी आबादी
ऐसी स्थिति में है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमारे देश में 60% लोगों की अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है, लेकिन टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15-16% है। इसका माने किसानों की हालत खराब है, और डल्लेवाल साहब जो भूख हड़ताल में बैठे हैं वो सही बैठे हैं, और एमएसपी की गारंटी अगर नहीं मिलेगी तो किसानों की हालत इतनी ज्यादा बदहाल हो जाएगी। यूरिया के दाम बढ़ गए, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, एमएसपी नहीं मिली, तो वो मानी बात है, वो उनके लिए फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो जो कंपैरिजन करने की हम बात करते हैं तो वो ये करते हैं, एक तो बेस हमारा कम है इसलिए जीडीपी ज्यादा लगती है। जब हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारी भी ग्रोथ कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अच्छा फिर किस देश, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन उतनी बढ़ रही है जितनी हिंदुस्तान की बढ़ रही है? चीन की पॉपुलेशन पहले बढ़ती थी, अब चीन की पॉपुलेशन भी कम हो गई, क्योंकि वन चाइल्ड नॉर्म की बात की 30-40 साल पहले, तो आज उनके यहाँ बुढ़े ज्यादा हैं और जवान कम है। अमेरिका यूरोप की तो स्थिति है ही। इंडिया ही एक ऐसा देश है जो बाकी कुछ करे ना करे, हमारे यहाँ बच्चों का उत्पादन होता रहता है, तो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो अगर 100 रुपए का भी काम करेगी तो जीडीपी में जाएगा वो। तो जीडीपी बढ़ने में क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ का कोई फैक्टर नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, भाई अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 4% का है, हमारे इन्फ्लेशन 6% का है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या उसका जीडीपी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ 6% है और इन्फ्लेशन भी 6% है, तो क्या आपकी वास्तविकता में जीडीपी ग्रोथ वो है जो लोग बता रहे हैं कि है? तो देखिए, जब आप भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो दूसरे देशों के कंपैरिजन में वी आर नॉट बेटर प्लेस्ड। अपने देश के कंपैरिजन, अच्छा फिर जब से मोदी जी का शासन आया तो ये कहा गया, और काफी हद तक सही था लेकिन काफी हद तक गलत था, मैंने तो उसका विरोध किया था, लेकिन चलिए, एक जो होता है लोगों का सोचने का तरीका, उसमें बहुत ज्यादा आप अपोजिट चीज नहीं बोल सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, विदेश जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई काम हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है। बड़ी बड़ी रोड्स, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, चमकती सड़कें, अमेरिका जैसी, यूरोप जैसी। और इंडस्ट्री पे वो ध्यान नहीं दिया गया, वो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया गया। ये सोचा गया, जो मानना था लोगों का, बहुत सारे लोगों का मानना था कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री पे आपने पैसा ही नहीं लगाया, आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ाई नहीं। तभी आज आपका जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी में वो 25-26% का है, और जबकि सर्विसेज में ज्यादा है। सर्विसेज का मतलब बैंकिंग हो गया, और बाकी टूरिज्म हो गया, और आईटी इंडस्ट्री हो गया, वहां तो आपकी ग्रोथ है, लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं है। और क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं है, इसलिए आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर यही पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया होता, क्योंकि देखिए होता क्या है, वास्तविकता क्या है, गांवों के अंदर अगर आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा बना देंगे, कि मेट्रो भी होगी, 5 स्टार होटल्स होंगे, 5 स्टार, तो क्या होगा, और इंडस्ट्री भी सारी की सारी अर्बन एरियाज में लगेंगी, बड़े बड़े पूंजीपति गांव की तरफ नहीं जाएंगे, तो माइग्रेशन की समस्या हो जाएगी। गांव लोग छोड़ के, क्योंकि गांव के अंदर तो वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां तो कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, और शहरों के अंदर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो वहां लोग खेत बेच बेच के शहर के अंदर बधुआ मजदूर या रिक्शा चलाने वाले या ठेला चलाने वाले बन जाएंगे, और पलायन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो गांव वीरान हो जाएंगे और शहर अर्बन स्लम्स बन जाएंगे। अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो वीरान हो गए। गांवों के अंदर लोगों ने अपनी जो खेत हैं वो बटाई पे दे दिया है या उसको बेच दिया है, और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में आके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी नहीं, नौकरियां बहुत ज्यादा नहीं मिली, तो इसलिए उनका जीवन स्तर जो गांव के अंदर था उससे भी बुरा हो गया। तो ये चीजें देखने के लिए, अच्छा फिर माननीय मोदी जी ने एक और शगुफा छोड़ दिया, जो 10 साल पहले उन्होंने शगुफा छोड़ा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। अच्छा, जब उन्होंने सत्ता ली थी तो करीब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, तो उन्होंने कहा था कि 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। अच्छा, अब उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि अगले 10 साल में हम इसको 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। अच्छा, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, पहला तो ये देखना होगा कि जिस गति से आप बढ़ रहे हैं और जिस गति जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में
वृद्धि दर थी जीडीपी की, उससे भी अगर आपकी कम हो गई है, तो ये जो जुमले हैं, क्या ये जुमले सही होने वाले हैं? तो इसके सिलसिले में मैं फाइनेंस का एक सिद्धांत आपको बता देता हूं, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। उस सिद्धांत को कहते हैं रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 ये कहता है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है कि हमें कहीं पैसा लगाया और किस इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, तो हम अगर 100 रुपए लगाया तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कितने साल में वो 200 हो जाएगा। तो अगर कितने साल में डबल हो जाएगा, तो 72 से अगर कोई कह रहा है कि 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो 7.2% की ग्रोथ रेट होना आवश्यक है। 72 डिवाइडेड बाई 10, 7.2% की ग्रोथ होना आवश्यक है, जिससे कि आपकी इकोनॉमी या आपका पैसा डबल हो जाए। जब आपने सत्ता ली थी तो आपकी जीडीपी कितनी थी, और आज आपकी जीडीपी 10 साल के बाद कितनी है? तो उसमें ग्रोथ तो हार्डली 6% की है। अच्छा, वो जो 6% की ग्रोथ है उसमें इन्फ्लेशन का भी योगदान है। अगर इन्फ्लेशन को निकाल दिया जाए तो ग्रोथ तो बहुत कम है। तो जब आपकी जीडीपी ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से कम हो गई है, तो अगले 10 साल में जो आप 3 से 5 पे तो पहुंच नहीं पाए, जो कि इट वॉज हार्डली 60-70% ग्रोथ, तो अगले 10 साल, पिछले 10 साल में आपने वो नहीं पा पाए, तो अगले 10 साल में आप 3.3 से 10 करोड़ होने का मतलब यह है कि 3 गुने हो जाएंगे, और इसका माने करीब 10% की ग्रोथ आपको करनी पड़ेगी। तो 10% की ग्रोथ आप कैसे करेंगे, जब तक अभी तक तो आपके पास्ट में कभी भी 10% की ग्रोथ नहीं हुई है। 9% के आसपास की ग्रोथ हुई है, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में हुई है। अच्छा, ये ग्रोथ आप करेंगे कैसे? आज के तारीख, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सत्ता छोड़ी थी, उस समय करीब बता ही चुके हैं सब लोग, आपको बताया 52 लाख करोड़ का लोन था। आज के करीब 240 लाख करोड़ का लोन है, तो 5 गुना लोन बढ़ गया। अब आप सोचिए, अपने घर के तुलना कीजिए कि अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा और आपकी 1 लाख रुपए की आमदनी है और 1 लाख रुपए में आनंद से आप जीवन जी रहे हैं, अगर आप 50 करोड़ का लोन ले लें और आमदनी आपकी 1 लाख रुपए रहे, और उस लोन को रिपे करने में आपको 2 लाख रुपए महीना देना पड़े, तो आपके घर के खर्चे का क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जीडीपी तो आपकी कम हो गई डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से, लोन आपके 4 गुने हो गए। तो लोन का जो इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल का आप पेमेंट करेंगे, उसी में आपका सारा जीडीपी में जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल पे चला जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल में सारा रिपेमेंट चला जाएगा, तो जो डेवलपमेंट वर्क और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और यहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ेगा? इसके बाद, क्योंकि आपके लोन बढ़ते चले जा रहे हैं और क्योंकि आपको लोन के रिपेमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल के पेमेंट में खर्च करना पड़ रहा है, और रुपया इसीलिए कमजोर होता जा रहा है। अच्छा, रुपया कमजोर होता जा रहा है तो विदेशी निवेशक देश से पैसा निकालते जा रहे हैं, और जितना वो पैसा निकालते जा रहे हैं, रुपया और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तो रुपया जब कमजोर हो गया आपका, ये तो भगवान की कृपा है कि क्रूड आजकल सस्ता है। मनमोहन सिंह के जमाने में तो $140 तक पहुंच गया था, आज तो $75 और $77 के आधा पे है। अगर ये क्रूड महंगा हो गया होता और आपका रुपया इतना ज्यादा कमजोर हो गया होता, जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा था तो 60 रुपए में डॉलर था, आज 86 रुपए में। इसका मतलब 40-50% का डिप्रिसिएशन 10 साल के अंदर हो गया। तो पहला क्रूड जो $75 का क्रूड आप 60 रुपए में खरीदते थे, अब वो $75 का क्रूड आप 86 रुपए में खरीद रहे हैं। तो सारा का सारा जो आपका रेवेन्यू जनरेट करना है देश के अंदर, वो सारा का सारा तो आप क्रूड के और गोल्ड के इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं। तो वास्तविकता में गवर्नमेंट की आज इसकी पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक तो इस बात पे बड़ा शान बखारती है कि हमने जीएसटी 2 लाख करोड़ का इकट्ठा पर मंथ कर लिया, जबकि अंदाजा था जब जीएसटी लागू किया गया था कि लाख करोड़ के आसपास का इसका कलेक्शन होगा। तो ये दिखाना कि हमने 2 लाख करोड़ कर दिया, डबल कर दिया, वास्तविकता में मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप पे बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि जीएसटी तो 80% मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप देती है, जिसकी लिमिटेड आमदनी है। और लिमिटेड आमदनी में क्योंकि वो जीएसटी दे देती है तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और क्योंकि वो चीजें कम खरीदती है तो उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक जाता है। और दूसरा, टोल टैक्स।
जो आप रोड टैक्स लेते हैं गाड़ी जब कोई आदमी खरीदता है, और उसके बाद जब वो टोल देने जाता है तो हजारों लाखों करोड़ों का तो टोल उसमें निकल जाता है। अब जैसे दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है, तो जितना पेट्रोल में आपका खर्चा होगा उतना टोल पे ले लिया जाएगा, तो सरकार की इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन जो देश का नागरिक है उसकी इनकम कम हो जाती है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो देश की इकोनॉमी पे नुकसान पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारा विश्लेषण करके विवेचना करके जो निकाला, उससे मुझे लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति पे सही विश्लेषण और विवेचना करने की आवश्यकता है। ये सतही बातें और व्हाट्सएप के ज्ञान से अगर लोग प्रभावित होंगे तो देश का बहुत ज्यादा अहित होगा, और जब तक देश के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के हाथ में परचेजिंग पावर नहीं आएगी तब तक देश की इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हो सकती। क्योंकि आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, अमीरों को फायदा दे दिया, लेकिन अमीर जो है वो पैसा अगर उसके पास आ भी जाएगा तो खर्च कहां करेगा? उसने तो सब कुछ आवश्यकता की चीजें उसके पास हैं, तो इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? इकोनॉमी में तो मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप कंट्रीब्यूट करेगी जिसके पास आवश्यकताएं हैं और पैसा नहीं है। तो जब तक पैसा नीचे तक परकुलेट डाउन नहीं करेगा और गरीबों मध्यम वर्ग के पास नहीं जाएगा तब तक देश की इकोनॉमी इंप्रूव हो ही नहीं सकती। इसी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा के माध्यम से जो गरीब लोगों के लिए काम करके काम के बदले पैसा देने का जो कार्यक्रम चलाया था कि जितना गरीबों के पास पैसा जाएगा उतना देश की इकोनॉमी इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है सतही बातों में बात करने के बजाय हम लोगों को वास्तविकता से विश्लेषण करना चाहिए, और देश के से ऋण बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो उसके वास्तविक सूचकांकों पे हमें अध्ययन करना चाहिए। केवल ये कह के कि हमारी जीडीपी अभी भी हाईएस्ट है, मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन को हम इग्नोर कर रहे हैं और देश की वास्तविक स्थिति को इग्नोर कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।